चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं, एक सेकेंड। हाँ 10 क्वेश्चन हम मानते हैं, 10 में 10 नहीं बनेगा किसी से भी, लेकिन 10 में 7 तो बनेगा ना भाई। और जो 3 बचे उसमें 50% तक भी पहुँचोगे ना। आकाश के लिए NCERT है तो वो तो चार्ट जाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे प्रॉब्लम काउज्ड बाई इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बता रहे हैं कि जो रिसोर्स है, तो रिसोर्स का हम लोग अगर अच्छा से यूज नहीं करेंगे रिसोर्स को, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिप्लीशन हो जाएगा रिसोर्सेज का, घट जाएगा कि नहीं, ठीक है। फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, ग्रीड मतलब कुछ आदमी के लालच के कारण, सीधे इतना लिखो ना, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यही ना प्रॉब्लम होगा। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, और मेहता जी के पास बहुत हो जाएगा, श्रीवास्तव जी गरीब रह जाएंगे, ऐसे भी गरीब रहे। फिर इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ बीन लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर बहुत रिसोर्स को करेंगे यूज़, जैसे कोयला को बहुत यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन से क्या होगा, हाँ जी इधर पॉल्यूशन से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा, फ्लड आएगा, नहीं बताएं तब। तो क्या क्या होगा, प्रॉब्लम फेस्ड बाई द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स, तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ आदमी के हाथ में ही पैसा सारा रिसोर्स जमा हो जाएगा, और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगेगा। ये 3 पॉइंट जैसे लिखे बस नहीं लिख लेना, ठीक है, पूरा नहीं लिखना। उसके बाद है यहाँ पे, तो जब इसका समस्या का समाधान क्या है, तो हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन कैसा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर का भी ध्यान रखा जाता है। तो इन्वायरमेंट शुड नॉट बी डैमेज, तो पता है हम यहाँ पे से कहना चाह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब तुम अपना तो ख्याल रखो ही, साथ ही मदर्स डे पे अपने होने वाले बच्चों का भी भविष्य का ख्याल रखो, ठीक है। द रिसोर्सेज शुड बी यूज इन सच ए वे दैट आवर इन्वायरमेंट इज नॉट डैमेज एंड दैट नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर नॉट कंप्रोमाइज। फ्यूचर जनरेशन कभी कंप्रोमाइज नहीं हो, अपना तो यूज़ करो, आगे का भी यूज़ करो, और अपना जो अभी यूज़ कर रहे हो ऐसा भी यूज़ नहीं करो जिससे इन्वायरमेंट डैमेज हो, और साथ ही फ्यूचर का भी रिसोर्स बचा के रखो। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रहेगा, तो ये लिख लेगा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या बोलिए, ठीक है, नहीं वही बात नहीं चलेगा बात, फिर सी तो बता ही दिया, क्या पड़ेगा। अब जो यहाँ पर है, इसके लिए क्या दुनिया में सम्मेलन हुआ है धरती बचाने के लिए, तो बहुत सारा हुआ है। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था अर्थ समिट 1992 में, कहाँ पे, रियो डेजेनरियो कहाँ है, ब्राज़ील में, कहाँ पर है, ब्राज़ील। यहाँ पे वर्ल्ड का पहला अर्थ समिट हुआ था, कहाँ पे, ब्राज़ील में, 1992 में, ठीक है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। रीज़न क्या है, तो यहाँ पे एड्रेसिंग कर रहे थे जो अर्जेंट प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, नहीं लिख सकता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए थे, फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब समाज का भी डेवलपमेंट हो और इन्वायरमेंट को भी डैमेज ना हो। हाँ, अब इसका रिजल्ट क्या आया, तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल बनाया गया, ग्लोबल पॉलिसी बनाया गया, फॉरेस्ट पॉलिसी, और एडॉप्ट की एजेंडा 21, एडॉप्ट की एजेंडा 21, वैसे चलिए याद करो, एजेंडा 21 एडॉप्ट की, ठीक है। इसका क्या परिणाम निकला इस अर्थ समिट का, हम लोग पूरी दुनिया में ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाए, एडॉप्ट की एजेंडा 21 को, ठीक है। अब है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है रिसोर्स के ऊपर कि वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, हमको रिसोर्स का प्लानिंग करने की क्यों ज़रूरत है, और रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आता है, दोनों अलग अलग सवाल है। रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर 5 नंबर में है तो पूरे लिख देना ऊपर से नीचे, ठीक है। 3 नंबर का है तो इसी से लिखेंगे 3 पॉइंट। पहला तो वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग, मान लो कोयला है तो इसको क्यों प्लानिंग करें, तो भाई इस कारण करते हैं, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, एलोकेट एंड मॉनिटर रिसोर्सेज। हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसका लोकेशन पता करते हैं, और इस रिसोर्स को मॉनिटर करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ कोयला है, कितनी मात्रा में कोयला है, किसके घर के पास कोयला है, ये सब चीज़। फिर उसके बाद इट प्रमोट ए बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अगर हम मॉनिटर कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हमको पता चलेगा ना कि कोयला कम है तो कम ही इसका दोहन करेंगे,
हाँ, और उसका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी कर सकेंगे, बैलेंस बना के रखेगा। इट एडजस्ट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या बताता है, जो मान लीजिए कि भारत में सब जगह तो कोयला सेम नहीं ना है, तो किसी स्टेट को ज़्यादा भी चाहिए, कम भी चाहिए। अब कम चाहिए किसी स्टेट को, वहीं पे ज़्यादा कोयला भेज दिया जा रहा है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं। तो इसी का रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, इवन हो, ठीक है ना, अच्छा तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये 3 कारण है। कंपोनेंट क्या है रिसोर्स प्लानिंग का? रिसोर्स प्लानिंग का कंपोनेंट क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। क्या कंपोनेंट है? कंपोनेंट मतलब उसका अंग। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री पॉइंट याद रखो, इसके अंदर क्या क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं हम लोग, सर्वे करते हैं, अनुमान लगाते हैं किसका? रिसोर्स का। स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर क्या क्या करते हैं? तो हम लोग क्रिएट करते हैं एक प्लान और स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशनल सेटअप। हम लोग क्रिएट करते हैं प्लान स्ट्रक्चर किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है ना, इसी सब के साथ ना करेंगे। फिर डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कनेक्टिंग करते हैं रिसोर्स प्लान को किसके साथ? नेशनल डेवलपमेंट प्लान को। मतलब कोयला है तो कोयला के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाएंगे। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के लिए पॉलिसी बनाए कि 33% फॉरेस्ट तो पूरे भारत में कवर होना ही चाहिए। ठीक है, याद कर लेगा अपना, याद कर लेगा। देखो यहाँ वही चीज़ है, कंपोनेंट के बारे में फिगर के थ्रू दिखाया गया। पीछे लिख लेगा वो जो हम बताएं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये लिखेगा, ये नहीं। तुम करता है मेहनत, अब तो ये सब दिए हैं इतना बहुत छोट छोट, अपने से करता है, खाली नहीं सोचता जितना पढ़ा दिया गया उतना ही काफ़ी है। ये गांधी जी का कोटेशन है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी इज नीड बट नॉट फॉर एनी वन ग्रीड। जो संसाधन है वो काफ़ी है लोगों के लिए, लेकिन किसी के लालच के लिए काफ़ी नहीं है। पूछेगा किसका है, तो गांधी जी का। अब लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ाया गया है तुम्हारे बुक में। लैंड रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। इसमें से भी ये याद करो, 33% एरिया पे प्लेन सी है, 30% पे माउंटेन है, 27% पे प्लेचू है। फॉरेस्ट एरिया लैंड यूज पैटर्न इंडिया में क्या था? 1960 एमसीक्यू में आएगा, 60-61 में 18% था, 2014-15 में 23% हो गया बढ़ के। अभी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितना परसेंट लैंड पे कवर होनी चाहिए? वाई इट इज़ नेसेसरी टू 30% फॉरेस्ट एरिया तो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, और द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट। जैसे आदिवासी लोग फॉरेस्ट पे नहीं डिपेंड है, तो ये सब, ये 2 पॉइंट लिख लेगा, ठीक है। और ये भी लिख लेगा, ठीक है, क्यों ज़रूरत है, याद करेगा। अब लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन को कैसे मेजर करते हैं? तो कॉजेज क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? डिफॉरेस्टेशन है ना, दूसरा ओवरग्रेज इरिगेशन, पानी से भी ज़्यादा सिंचाई करोगे तो लैंड ख़राब हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट जाएगा लैंड में, ख़राब हो जाएगा। ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा चढ़ेगा जानवर तो भी लैंड ख़राब हो जाएगा। सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। तो ये सब लैंड डिग्रेडेशन का क्या है कारण है, तुम्हारे बुक में दिया बात है, लिख लेगा। अब लैंड डिग्रेडेशन का कारण है तो इसको कंजर्व कैसे करें लैंड को, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगा के, प्रॉपर इरिगेशन, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, उसको अच्छे से छान लेंगे तब हम बहाएंगे। मैनेजमेंट फॉर ग्रेजिंग लैंड, इन्हें कि सब पे जहाँ मन करे बाबू करा जाए, बकरी चरा दिए, ठीक है। कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे ये दिया है, अच्छा इधर है। उसके बाद हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं इसी बुक का, सॉइल के बारे में दिया है। सॉइल मतलब मिट्टी। सॉइल भी क्या एक रिसोर्स है, सॉइल भी क्या एक रिसोर्स है। और बुक में देखना वो फिगर होगा सॉइल प्रोफाइल बना हुआ, उसको याद कर लेना। जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है ना, फर्टाइल लेयर होता है लैंड का सब टॉप मोस्ट, उसी को क्या बोलते हैं? सॉइल। सॉइल क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों रहता है। ऑर्गेनिक मतलब जानवर का मारा गला अंश, इनऑर्गेनिक मतलब पत्थर उत्थर। सॉइल प्रोवाइड मीडियम ऑफ प्लांट टू ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन द सॉइल। ये सब बात बकचोदी याद है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, एल्यूवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, एरिड और फॉरेस्ट। आइए सॉइल के बारे में। एल्यूवियल सॉइल क्या है? तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल यही है। ये भारत के 40% लैंड पर है और ये मेनली पाया जाता है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया और नॉर्थन प्लेन में। कोस्टल मतलब कि यहाँ और नॉर्थन प्लेन में। उसके बाद ये डिपॉजिटेड बाय द गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस इन द नॉर्थन रिवर एंड डिपॉजिटेड बाय द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में जो ये सब नदी बह के इधर आ रहा है तो वो सब अपना डेल्टा बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो वो सब अपने साथ मिट्टी लेके आता है, तो उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। नॉर्थ इंडिया में कैसे हुआ है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब जो है ये सब लेके आता है, इसके कारण फॉर्मेशन होता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल, दो प्रकार के एल्यूवियल सॉइल, एक का नाम है भांगर, एक का नाम है खादर। ठीक है ना? भांगर, भांगर मतलब ओल्ड एल्यूवियल, भांगर मतलब ओल्ड, खादर मतलब न्यू। अब यहाँ इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है एल्यूवियल में? द फाइन पार्टिकल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट हैज़ एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, इसमें पोटास रहता है, फास्फोरिक एसिड रहता है, लाइम रहता है, चूना रहता है। इट इज़ आइडियल टू ग्रोथ फॉर द, इसमें क्या क्या उगा सकते हैं? तो वीट उगा सकता है, पैडी उगा सकता है, शुगर कैन उगा सकता है। तो ये सब एल्यूवियल सॉइल का है, लिख लेगा, इतना बात याद रहेगा। वीट उगाते हैं, पैडी उगाते हैं, शुगर कैन उगता है इसमें। भारत के 40% ज़मीन पर है, भारत के 40% ज़मीन पर है। नॉर्थन प्लेन और कोस्टल एरिया में पाया जाता है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सब ओल्ड को भांगर, न्यू को खादर बोलते हैं। पोटासी सब भी पाया जाता है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर। बोलेगा रेगुर किसको बोलते हैं? तब ब्लैक सॉइल को बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट किसके लिए? कॉटन के लिए। कॉटन के लिए सबसे फेमस सॉइल कौन है? तो ब्लैक सॉइल है। इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। दिस इज फॉर्मेड, इसका निर्माण कैसे होता है? जैसे उसका निर्माण हो रहा था खादर भांगर के रूप में नदी के द्वारा लाए गए डिपोजिशन से। इसका ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे होता है? तो जो इग्नियस रॉक होता है, अग्न्य चट्टान जो आग से बनता है, वो टूटता फूटता है। वेदरिंग मतलब टूटता फूटना। वेदरिंग टूटना फूटना कैसे होगा? तो हवा से टूटेगा, पानी से टूटेगा, तो इग्नियस रॉक जब टूटेगा तब ब्लैक सॉइल बनाएगा। ये मेनली पाया जाता है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ रीजन में। ब्लैक सॉइल कैन होल्ड मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय के लिए मॉइस्चर अपने आप में पानी को सिकोर कर रखता है। इट कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लाइम प्रेजेंट। अब इसे में से कोई फीचर्स दे देता है, बोलता है किस सॉइल के बारे में बोला जा रहा है। कहाँ पाया जाता है ये? महाराष्ट्र भी, सब में, यहाँ पे इस रीजन में। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल। लुक रेड, कोई रेड सॉइल रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि आयरन के साथ वो डिफ्यूजन होता है, इस कारण। कोई सा येलो क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, इस कारण। तो जब कोई सॉइल आयरन का डिफ्यूज करेगा तो रेड सॉइल होगा। जब कोई सॉइल ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, यही सॉइल, यही रेड सॉइल अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा पानी के रूप में, तो येलो दिखने लगेगा। इसी कारण इसका नाम रेड एंड येलो सॉइल। ये एक ही सॉइल है, इसका नाम ही है रेड एंड येलो सॉइल, अलग अलग नहीं है। रेड और येलो सॉइल, पीली और लाल मिट्टी। इसको कैसे पाते हैं? तो डिराइव फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द क्रिस्टल एंड इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। सर ब्लैक सॉइल के बारे में भी बताए थे, तो वो क्रिस्टलाइन नहीं था, सिर्फ इग्नियस रॉक। यहाँ पे रवेदार है। क्रिस्टलाइन मतलब रवेदार। उसके बाद जो है कि इसको डिराइव करते हैं, ईवी वेदरिंग से होगा, लेकिन क्रिस्टलाइन जो इग्नियस रॉक है ना, उससे होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें जीरो हुआ कि जहाँ पे लो रेनफॉल होगा ना, वहाँ पर ये पाया जाएगा। ठीक है? और ये कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। जबकि ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जा रहा था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा में। डेक्कन प्लेटू में भी पाया जाता है, लेकिन ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट। यहाँ पे देखो मैप में दिखाई पड़ रहा है। ये कौन था? ये पिंक वाला जो था एल्यूवियल सॉइल है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। ये जो है ब्लैक सॉइल है। क्या है? ब्लैक सॉइल नहीं, पिंक वाला जो रेड एंड येलो सॉइल है, सॉरी, पिंक वाला जो है येलो सॉइल है। देखो ब्लैक सॉइल को घेरा हुआ है नीचे से, साउथर्न और ईस्टर्न। ये जो है ब्लैक सॉइल है। और उसके बाद जो है एल्यूवियल सॉइल जो है वो हल्का ग्रीन में, देखो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न में है। और उसके बाद इधर भी दिखाई पड़ रहा है कोस्टल एरिया में, इधर भी हल्का कोस्टल एरिया में दिखाई पड़ेगा।
फिगर ये याद कर लेना, आएगा मैपिंग में। लेटराइट सॉइल किसको बोलते हैं? तो वो फाउंड होता है एरिया जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। कहाँ पे होता है? हाई रेनफॉल जहाँ पे। और हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वहाँ पे पाया जाएगा लेटराइट। समझ में आ रहा है? गर्मी भी उतना ही, पानी भी उतना ही। ये लेकिन लेस फर्टाइल होता है क्योंकि इसका जो टॉप मोस्ट होता है ना लेटराइट सॉइल का, वो वाश हो जाता है ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग मतलब क्या होता है कि जब बरसात होगा तो इस पे का सारा मटेरियल ना बह जाएगा, इसी को कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग एल से ये घटना लेटराइट में होता है। एल से लीचिंग, एल से लेटराइट में होता है। तो बहुत कम अमाउंट में इसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि बारिश हाई क्योंकि टेम्परेचर में। नहीं। लीचिंग हो गया तो सब बन गया यार। ये वेरी लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस कंटेंट प्रेजेंट। ये कहाँ पाया जाता है? तो साउथ में लगभग पाया जाता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हल्का सा पाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या उगता है? टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट। अब इसको कैसे याद करेंगे? ले ट्राई कर चाय, याद कराए थे। ले ट्राई कर कॉफ़ी, ले ट्राई कर काजू, ये सब उगता है। ठीक है, लेटराइट में। उसके बाद जो एरिड सॉइल है वो कम रेनफॉल में पाया जाता है। ठीक है ना। द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड टू ब्राउन होता है। सैंडी टेक्सचर होता है, थोड़ा सा मिट्टी वाला होगा। ठीक है। लोअर लेयर इन द टॉप सॉइल ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल इज ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में जो सॉइल पाया जाता है ये, इसमें जैसे जैसे सॉइल के नीचे जाओगे ना तुमको कंकर मिलेगा। क्या मिलेगा? कंकर। क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे कैल्शियम का कंटेंट है ना, कैल्शियम का कंटेंट, चूना का कंटेंट, वो बढ़ते चले जाएगा। समझ में आया? फॉरेस्ट सॉइल जिसको क्या बोलते हैं? माउंटेन सॉइल भी क्या बोलते हैं? माउंटेन। फॉरेस्ट इन हिली एंड माउंटेन एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। दिस सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलता है बता? वेस्टर्न और ईस्टर्न। ईस्टर्न घाट में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्ट ऑफ द पेनिसुला। सॉइल क्या है? लोमी। लोमी मतलब क्या है? चिपचिपा। ठीक है ना। सिल्ट वैली, ये ह्यूमस में रिच होगा लेकिन पोटास ये सब क्या होगा इसमें कम पाया जाएगा। याद कर लेगा। और सब सॉइल में पोटासिस, फॉस्फोरस ये सब ज़्यादा पाया जाता है लेकिन इसमें कम। अब यहाँ पे तो सारा सॉइल हो गया। सारा सॉइल का विशेषता याद रखना है। एग्जाम में दे देगा, बोलेगा बताइए किस सॉइल के बारे में बोला जा रहा है, यही इस सॉइल के बारे में लिखिए। फिर उसके बाद है, और उसके बाद जो है सॉइल इरोजन। क्या होता है सॉइल इरोजन? मतलब होता है द रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, इसको सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन लीड टू सॉइल फर्टिलिटी, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। हो जाएगा कि नहीं? तीन चार तरीके का सॉइल इरोजन होता है। गिलियंस, जैसे बीच में से सॉइल उड़ जाएगा, क्या बन जाएगा कि नाला टाइप का बन जाएगा। रिवेंस, कहीं कहीं से दिखाई पड़ रहा है टट्टी जैसा, चंबल रीजन में बन जाएगा। सीट इरोजन, पूरा लेयर ही सॉइल के उड़ जाएगा। विंड इरोजन, समझ में आ रहा? हवा में हवा में ऊपर। उड़ जाएगा। तो ये सब सॉइल इरोजन का टाइप है। ये जो रिवाइंस है ना, कहाँ दिखाई पड़ता है? चंबल रीजन में, चंबल की घाटी। अब यहाँ पे है जो सॉइल कंजर्वेशन कैसे होता है। ये चार वो मेथड दिया: काउंटर प्लॉगिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्स। ठीक है। ये सब सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है। कौन कौन? काउंटर प्लॉगिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट। बोलेगा कौन नई एमसीक्यू में? बोलना ये चारों है, बुर्बक नहीं बनाई है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लिख दिए हैं। यहाँ पे मान लो कहा जाएगा मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो तुम बताएगा काउंटर प्लॉगिंग, टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट। लेकिन ऐसा कहा जाएगा कि सिंपली बताइए काउंटर प्लॉगिंग क्या है, तो सिर्फ इसके बारे में बताएगा। टेरेस फार्मिंग क्या है, सिर्फ इसके बारे में बताएगा। आइए एक एक करके पढ़ाते हैं। काउंटर प्लॉगिंग क्या है? तो काउंटर प्लॉगिंग इज द फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन फ्लोइंग एंड प्लांटिंग अक्रॉस ए स्लोप। प्लॉविंग एंड प्लांटिंग अक्रॉस ए स्लोप। देखो काउंटर प्लॉगिंग क्या है? ये है जब तुम ऐसे इसे करेगा ना स्लोप पे खेती, इसको कहते हैं काउंटर प्लॉगिंग। समझ में आ गया? जब स्लोप पे हम लोग खेती करते हैं इसको काउंटर प्लॉगिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या है? इट इज़ द प्रैक्टिसेस ऑफ कटिंग स्टेप्स इन हिल स्लोप्स टू प्रोवाइड फ्लैट लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब पहाड़ पे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, पेड़ गिर जाएगा, तब यहाँ पे क्या बनाते हैं? काट काट के लैंड बनाते लैंड बनाते हैं। हैं। लैंड।
ये देखो लैंड बनाते हैं तो पहाड़ काटते मशीन से। हिली स्लोप्स एरिया में, ठीक है, फॉर कल्टीवेशन फ्लैट लैंड बनाते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग दिखा रहे हैं, ये देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया। ऐसा किस लिए करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं दिस मेथड इज स्पेशली डिजाइन टू कंट्रोल विंड एंड सीट इरोजन एज स्ट्रिप एक्ट एज ए बैरियर। स्ट्रिप बना देते हैं, मतलब कुछ ऐसे लगाते हैं वहाँ पे जिससे हवा जो है वो नहीं आए पेड़ के अंदर। पेड़ के अंदर नहीं आएगा तो सॉइल तक भी नहीं पहुँचेगा, तो सॉइल उड़ेगा नहीं, या पेड़ अच्छे से फड़फड़ाएगा, आराम मिलेगा उसमें से। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, तो कोस्टल और ड्राई रीजन में, कोस्टल और ड्राई रीजन में जो ट्री का रोज हम लोग लगाते हैं, जिससे हम लोग विंड मूवमेंट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि सॉइल बच सके। देखो ये ऐसे लगा हुआ है, कोस्टल रीजन में हम लोग पेड़ कैसे लगा देते हैं, हवा है तो हवा रुक जाए, कुछ कुछ ऐसा ही टाइप का स्ट्रिप क्रॉपिंग टाइप का। स्ट्रिप क्रॉपिंग में तो वही कर रहे थे, पत्थर माला भी लगा देते इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, ठीक है, रोज ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड। चेक करते हैं हम लोग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। फिर एक होता है मल्चिंग, तुम्हारे में नहीं दिया लेकिन हम लिख दे रहे हैं, ये भी सॉइल इरोजन का क्या है, कंजर्वेशन का मेथड है। इसमें क्या करते हैं, द बेरी ऑफ द ग्राउंड या बेस ऑफ द ग्राउंड बोलते हैं, द बेस ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ हेयर सॉइल मॉइस्चर। पेड़ है यहाँ पे है ना, जगह खाली रहता है ना नीचे में, यहाँ पे गोबर उबर ला के भर देंगे, तो कुछ भी भर देंगे लकड़ी उकड़ी, ताकि जो सॉइल का जो नमी है वो उड़े नहीं, सॉइल का जो नमी है वो उड़े नहीं, ठीक है, यही होता है। तो इस सॉइल इरोजन का कंजर्वेशन का मेथड है, सॉइल इरोजन नहीं हो सके, ये पढ़ लिए। अब ये लास्ट टॉपिक एक अनक्लोज का नियम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। अनक्लोज मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ठीक है ना, सी के ऊपर जो लॉज है उसके बारे में है। ये जो नियम है ये बताता है, इस सबसे पहले तो बात ये याद रखना, इस नियम को कब अपनाए थे, 1982 में, पूरी दुनिया में है। अरे पूरी दुनिया के बाद गाड़ी है, समुद्र मान लीजिए भारत का, तो भारत क्या चाहेगा, कुछ भी सीमा तक कुछ भी ले लेगा नहीं, एक सीमा तक ही वो समुद्र में क्या करेगा, हर एक चीज़ को ले पाएगा, उसके बाद ये नियम लागू होने लगता है, ठीक है। ये नियम क्या करता है, पूरी दुनिया का जो समुद्र क्षेत्र है ना, एक देश से 5 क्षेत्र में विभाजित करेगा, ठीक है। और जो बोलता है ये कि 200 नॉटिकल मील तक, मान लो कि भारत है तो ये यहाँ से हम लोग गिनती करते हैं ना, तो 200 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या होता है, एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है, मतलब समझो कुछ नॉटिकल मील मतलब कुछ डिस्टेंस है। 200 नॉटिकल मील तक क्या कहता है कि कोई भी देश सभी आर्थिक अधिकार, उस देश को सभी आर्थिक अधिकार है, जैसे यहाँ से क्या करेगा, मछली निकाल देगा, टैक्स लगा देगा, पैसा ले लेगा, सोना निकलेगा, सोना ले लेगा, वो कोयला ले, पेट्रोलियम ले लेगा, यहाँ पे बिजली बनाने के लिए यहाँ से ऊर्जा लगा सकता है, सोलर पैनल लगा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, कुछ भी कर देगा, यहाँ पे लिखे हुए भी है, पानी से कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके बाद कोई अधिकार नहीं है तुमको, इसके बाद कुछ भी अगर करना है तो ये अनक्लोज में जाएगा, यहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं जैसे हर एक देश में लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो सभी देश को कहाँ तक अधिकार देता है, 200 नॉटिकल मील को। अब 5 क्षेत्र में कैसे डिवाइड करता है, आइए मान लीजिए कि ये भारत है, यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से वो बेस लाइन बनाता है, क्या है, बेस लाइन। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं 12 नॉटिकल मील का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल एरिया। क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल एरिया। 12 नॉटिकल मील तक क्या होता है, टेरिटोरियल एरिया होता है। टेरिटोरियल एरिया। इसके अंदर कोई भी देश अगर का जहाज घुस गया तो सीधे मार डालता है भारत, ठीक है। फिर यहाँ से जो 24 नॉटिकल मील तक होता है, इसको कंटिजियस क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र। यहाँ से यहाँ तक कोई भी देश है ना, कोई भी सामान मिलता है उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। किसी देश के जहाज को यहाँ से गुजरना है तो टैक्स दे के गुजरेगा, ठीक है। 24 किलोमीटर तक, 24 नॉटिकल मील, किलोमीटर नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये 200 नॉटिकल मील तक क्या करता है, इकोनॉमिक जोन है, क्या है, इकोनॉमिक जोन। ये 200 यहाँ पर क्या होता है, 24 के बाद से लेके यहाँ तक में ये क्या करेगा, कोई देश केवल तेल निकाल सकता है लेकिन टैक्स नहीं लगा सकता, मछली मार सकता है, कुछ भी करो लेकिन टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स केवल कितना तक लगाता है, 24 तक। भारत तक में कोई भी देश दूसरा दिखाई पड़ा तो मार देगा।
आखिर 200 के बाद का कहानी क्या होता है सर? 200 तक तो भारत को सब अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। 200 नॉटिकल मील के बाद एबव 200 इसको बोलते हैं हाई सी, इसके बाद कोई अधिकार नहीं है। क्या है? कोई अधिकार नहीं भारत को। उसके बाद कोई भी चीज़ पूछना है तो इससे जाके होगा, ठीक है। तो ये सारा याद करा दिए, सारा लिख लेना। इसका वैसे ये लिखेंगे क्या? हाँ ठीक है। बुक में दिया हुआ है तो और